नमस्कार, शेयर बाज़ार हिंदी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मनु मालिक की बायोग्राफी के बारे में, क्यों उसे ब्लैक कोबरा ऑफ बीएसई कहा जाता था। तो लेट्स टॉक समथिंग अबाउट पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस एंड स्टॉक मार्केट। तो जैसा कि आपने अभी कुछ दिनों पहले, करीबन 6 महीने पहले, एक वेब सीरीज़ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था स्कैम 1992, जिसमें द बायोग्राफी ऑफ हर्षद मेहता के बारे में बताया गया था, जिसके कई डायलॉग लोगों की ज़ुबान पर आज भी याद है लोगों को। तो उस मूवी में जिस इंसान के बारे में बताया गया था, मनु मालिक के बारे में, उसके जीवन चरित्र या फिर उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि कैसे वो क्या करता था, किन रणनीतियों को अपनाता था, और उसकी पूरे जीवन के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मनु मालिक है उसको द ब्लैक कोबरा ऑफ बीएसई कहा जाता था। अब इसलिए बीएसई इसलिए कहा जाता था, स्टॉक मार्केट इसलिए नहीं कहा जाता था क्योंकि उस समय एनएससी का कोई नामो निशान नहीं था। ये हम मनु मालिक 1980 की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, 1980 की। तो उस टाइम पे जो मनु मालिक था उसका एक तरफा राज था स्टॉक मार्केट के अंदर। कई लोगों को लगता था कि जो मनु मालिक है वो भगवान है स्टॉक मार्केट का, एक प्रबल यहाँ पर दावेदार था। यहाँ पर स्टॉक मार्केट एक का मनु मालिक ऑपरेटर की तरह यहाँ पर वो काम करता था। कई लोगों का ऐसा कहना है कि जो मनु मालिक है, किसी भी कंपनी में अगर डायरेक्टर चेंज करना होता था तो मनु मालिक एक लिस्ट भेजता था। अगर उस लिस्ट में से अगर जो नाम उसने भेजे हैं, सजेस्ट किए हैं, अगर उसमें से कोई डायरेक्टर या सीईओ नहीं बनता था तो मनु मालिक उस कंपनी के पीछे पड़ के उसके शेयर्स को गिरा देता था बुरी तरीके से। तो इसलिए सभी कंपनी वाले जो डायरेक्टर्स थे वो मनु मालिक से कंसल्ट करके, सजेशन लेकर ही नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ या फिर चेयरमैन आदि चूज़ करते थे। उसके बाद हम बात करते हैं है कौन ये मनु मालिक। तो मनु मालिक का जो जन्म है कोलकाता में हुआ। लगभग 1948 से 1952 के बीच में इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। उसके बाद में ये स्टॉक मार्केट में प्रैक्टिस करने लगे। तो धीरे धीरे इनका इतना रुतबा नहीं था, तो कई सारे ब्रोकर्स के बीच में भी एक नॉर्मल स्टॉक ब्रोकर थे, लेकिन टाइम के साथ इनका एक्सपीरियंस बढ़ता गया। और उसी के साथ में, एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ में, ये एक स्टॉक मार्केट में एक जाना माना नाम बन गया, जिन्हें बियर के नाम से भी जाना जाता था कि किसी भी कंपनी के शेयर्स में उथल पुथल कर सकते थे। कई लोगों का तो मानना ये था कि जो ये मनु मालिक है, इनके माइंड में पहले से ही पता चल जाता है कि शेयर मार्केट की जो कमियां हैं वो इनको पहले से ही आभास हो जाता था, तो इन्हें इसलिए ब्लैक कोबरा भी कहा जाता था। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट में दो तरह के मूवमेंट होते हैं, एक तो बुलिश मूवमेंट होता है, एक यहाँ पर बियरिश मूवमेंट होता है। अब बुलिश मूवमेंट क्या होता है, जब भी कोई भी इंसान या फिर कोई स्टॉक बुल की फॉर्म में, यानी कि जिसको ऐसा स्टॉक जिसको कोई भी जो बेल है यानी बुल है वो अपने सिंग से ऊपर की तरफ उछाले, यानी कि जब भी किसी स्टॉक के प्राइस लगातार बढ़ते रहे उसको बोला जाता है बुलिश मूवमेंट। तो इस कंडीशन में लोग लो प्राइस में स्टॉक को ख़रीदते हैं और हाई प्राइस में, जो बुलिश मूवमेंट है उसमें हाई प्राइस में यहाँ पर सेल करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। इसके विपरीत जो बियरिश मूवमेंट होता है उसमें जो ब्रोकर होते हैं वो दो तरीके से पैसा कमाते हैं। इसमें ब्रोकर क्या करते हैं, शॉर्ट सेलिंग के द्वारा पैसा कमाते हैं। अब शॉर्ट सेलिंग दो तरह की होती है यहाँ पर। तो फर्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शनल ट्रेडिंग और दूसरा है कॉल एंड ट्रेड। फर्स्ट ऑप्शनल ट्रेडिंग के अंदर पहले हम बात करते हैं कि कई बार इसमें एक थर्ड कैटेगरी और हम ऐड करते हैं कि कोई भी जो शेयर होल्डर है या फिर निवेशक है उसके पास किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के पहले से स्टॉक होते हैं, वो उन्हें सेल करता है, हाई प्राइस पे उन्हें सेल करता है और लो प्राइस पे उन्हें ख़रीदता है। फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, जैसे कि आज ऑप्शनल ट्रेडिंग है, उस समय ऑप्शनल ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट इतना डेवलप नहीं हुआ था, तो ऑप्शनल ट्रेडिंग या फिर कोई भी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाली कोई अथॉरिटी नहीं थी, तो उस समय ऑप्शनल ट्रेडिंग नहीं होती थी। बेसिकली ऑप्शनल ट्रेडिंग के अंदर ये होता है कि आज हम किसी स्टॉक को किसी पार्टिकुलर प्राइस पे ख़रीदते हैं जो फ्यूचर में हमें मिलने वाले हैं। अगर उस प्राइस, जिस प्राइस पे आज हमने ख़रीदा है, उस समय तक उस शेयर की प्राइस बढ़ गई तो हमें प्रॉफिट होता है, अगर उस समय तक उस शेयर की प्राइस घट गई तो हमें लॉस होता है। दूसरा, हम अपने ब्रोकर को ये कॉल करके बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर कंपनी के वो इतने शेयर उनके नाम पर इशू कर ले या उनके नाम पर ले ले और उन्हें मार्केट में उनके कहने पर वो बेच दें। तो ये भी एक कॉल एंड ट्रेडिंग का ऑप्शन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेटजी ऑफ मनु मालिक ऑन शॉर्ट सेलिंग। अब मनु मालिक क्या करता था, कहीं सारे लोग उस समय मनु मालिक से पैसे लेकर हाई इंटरेस्ट पर, यानी 20-30% पर पैसा लेकर, ब्याज लेकर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे।
अब जैसे ही मनु मालिक इन सबका वेट करता था, क्योंकि मनु मालिक को सबका पता होता था कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे को। तो मनु मालिक पर्टिकुलर एक फ़िक्स टाइम पर जब मनु मालिक को लगता था कि कंपनी के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो उस कंडीशन में वो वहाँ से पंजा मारता था। पंजा मतलब अपने जो भालू वाला हाथ है एक तरीके से, उस कंपनी के जो शेयर है उनको गिरा देता था। इससे जिन लोगों ने उससे पैसा लिया है उनको वहाँ पर भारी लॉस होता है और उन्हें कम प्राइस में ही अपना स्टॉक बेचना पड़ता है। तो ये मनु मालिक की स्ट्रेटजी, अगर एक बार मनु मालिक किसी कंपनी के पीछे पड़ जाता है तो तब तक उसके शेयर प्राइस डाउन ना हो जाए बुरी तरीके से, या फिर वो धूल ना चाट जाए, तब तक वो उसके पीछे पड़ा रहता है। अब मनु मालिक ने 3R और एक बियर कार्टेल डेवलप किया था। अब 3R में यहाँ पर हमारे पास राकेश झुनझुनवाला है, दूसरा यहाँ पर हमारे पास राधा कृष्ण दमानी जो डीमार्ट के मालिक है, और नंबर 3 जिसकी हमें यहाँ पर गूगल पर सर्च करने के बाद भी इमेज नहीं मिली, राजू चार्टिस उनका नाम था। तो यहाँ पर उन्होंने 3R यानी RRR के नाम के उन्होंने एक बियर कार्टेल उन्होंने बनाई थी। इन लोगों ने काफ़ी अच्छी जो मनु मालिक की स्ट्रेटजी से काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाया। उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं कि मनु मालिक की 2 सबसे बड़ी जो यहाँ पर शेयर मार्केट में विवाद हुआ या फिर लड़ाई हुई, उसमें सबसे पहली थी हर्षद मेहता के साथ, दूसरी यहाँ पर हम बात करेंगे रिलायंस के साथ। अब इंडोल करके एक कंपनी थी जिसके मनु मालिक ने लगातार शेयर गिरा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो हर्षद मेहता था वो लगातार उस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक्स को ख़रीदता जा रहा था। इस वजह से उस स्टॉक का लगातार यहाँ पर जो बुलिश मूवमेंट चल रहा था। अब इससे बचने के लिए या फिर उस शेयर का प्राइस गिराने के लिए मनु मालिक ने हर्षद मेहता के ख़िलाफ़ पूरे जो सोसाइटी थी उसके ख़िलाफ़ एक अफवाह फैला दी कि जो हर्षद मेहता है उसके पास जो शेयर होल्डर्स के जो पैसे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और वो आपको पैसा नहीं दे सकता था। 1 करोड़ तक का उसको लॉस हो रहा है। तो उसी समय इस अफवाह से बचने के लिए हर्षद मेहता ने 1 करोड़ लोग जितने भी इन्वेस्टर थे हर्षद मेहता के, उनको उनका पैसा दे दिया ताकि वो एक सिक्योर फील करे। तो वहाँ पर हर्षद मेहता ने उस कंपनी में या फिर उस समय बुलिश मूवमेंट में अपनी पोजीशन बनाई रखी। और ऐसा कहा जाता है, कई लोगों का ऐसा मानना है कि अगर हर्षद मेहता गिरफ्तार होने से पहले या स्कैम सामने आने से पहले अगर 7 दिन और होल्डिंग कर लेता तो ये 3R या बियर कार्टेल को सड़क पे कटोरा लेके मांगना पड़ जाता। तो यहाँ पर भी मनु मालिक को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लॉस हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं मनु मालिक वो धीरूभाई अंबानी। अब इनका भी एक बार ऐसा टकराव हुआ, मनु मालिक ने रिलायंस के शेयर्स को बियर करना स्टार्ट कर दिया, मतलब उसको गिराना स्टार्ट कर दिया। अब उस समय तक जो मनु मालिक था उसको धीरूभाई अंबानी की पावर के बारे में पता नहीं था। अब धीरूभाई अंबानी का ये सोचना था कि जो उनके शेयर होल्डर है वो उन पर ट्रस्ट करके उनकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है और उन्हीं के पैसों से वो जो इन्वेस्टर है उन्हीं के पैसों से उनकी कंपनी ग्रो हो रही है। लेकिन अगर इस तरीके से लगातार फॉल रहा इनके जो शेयर्स में, तो इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल के ले जाएंगे। तो धीरूभाई अंबानी ने गांव-गांव जाकर खूब पैसा इकट्ठा किया था इन्वेस्टर को कन्विंस करके, ताकि उनके साथ साथ इन्वेस्टर भी प्रॉफिट कमाएं। तो उसी समय धीरूभाई अंबानी ने एक आनंद जैन को खड़ा किया और उनसे कहा कि इससे आप निपटिए। तो उस कंडीशन में आनंद जैन मार्केट में जाकर जितने भी रिलायंस के शेयर जो यहाँ पर एकदम से जो बियर कर दी थी, यानी कि एकदम से सप्लाई बढ़ा दी थी मनु मालिक ने, उन्होंने आनंद जैन ने सारे स्टॉक्स को ख़रीद लिए और ख़रीदता गया, जिससे जो प्राइस थी घटने की जगह बढ़ती गई। इसके चक्कर में जो मनु मालिक है उसको काफ़ी मात्रा में यहाँ पर लॉस सहना पड़ा और अंत में जाकर उसने धीरूभाई अंबानी के सामने यहाँ पर घुटने टेक दिए। इसके बाद अगर कंक्लूज़न की बात करें, जो मनु मालिक के साथ में जो काम करते थे जो लोग, यानी कि राधा कृष्ण दमानी और दूसरे यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला, तो आज ये बहुत ही बड़े इन्वेस्टर हैं, जिसमें से राकेश झुनझुनवाला द बिग बुल बने हुए हैं और राधा कृष्ण दमानी ने भी वैल्यू इन्वेस्टिंग के ज़रिए काफ़ी अच्छा मुनाफा यहाँ पर कमाया है। और तीसरा राजू चार्टिस, उनके बारे में गूगल पर या कहीं पर भी कोई आर्टिकल नहीं मिल पाया, इसलिए इस वीडियो में उनको कवर नहीं किया गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।